हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं वेरियस इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आईएएस, आस्था आईएएस, परफेक्शन आईएएस, इम्तिहान और एडिटेरिया के टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में लगभग 40 क्वेश्चन इंडिया और बिहार हिस्ट्री से मिला करके पूछे जाते हैं। चूँकि हिस्ट्री एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, इस कारण से ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 69th पीटी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट हैं और उस एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दी पार्टीज ऑफ द वेज, रास्तों का अलगाव नामक शीर्षक से निबंध निम्नलिखित में से किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद की स्थिति में भारतीयों को लगा कि वे अगर कुछ नहीं करते तो ब्रिटिश सरकार उनके धैर्य को कमजोरी मानकर चलती रहेगी। इसी संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू ने दी पार्टीज ऑफ द वेज यानी रास्तों का अलगाव शीर्षक से निबंध लिखा था। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी और उस आंदोलन में विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने किया था, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली ने किया था। और उस युद्ध में फ्रांसीसियों की यानी फ्रांसीसी सेना की निर्णायक हार हुई थी और वही हार भारत में उसके पतन की शुरुआत थी। राइट ऑप्शन बी होगा, सर आयरकुट ने। उत्तरवर्ती मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? तो उत्तरवर्ती मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजा जयसिंह ने नहीं किया था? विज्ञान एवं कला के महान केंद्र के रूप में जयपुर शहर की स्थापना की थी, ये राजा जयसिंह ने किया था। जीज मोहम्मद शाही नाम से सारणियों का सेट तैयार किया था, ये भी उन्होंने ही किया था। यूक्लिड की रचना रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद करवाया था, ये भी उन्होंने ही किया था। मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी में खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, ये भी राजा जयसिंह के द्वारा ही किया गया था। तो इनमें से ये सभी राजा जयसिंह के द्वारा किए गए कार्य हैं। सो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल का अंतिम नवाब था? तो बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला था। राइट ऑप्शन सी होगा। 1775 में वारेन हेस्टिंग्स ने नवाबी के पद की समाप्ति की घोषणा कर दी थी। बाद में इसकी पुष्टि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी। राइट ऑप्शन सी होगा, मुबारक उद्दौला बंगाल का अंतिम नवाब था। किस भारतीय इतिहासकार ने बंगाल के 1765 से 72 ईस्वी के मध्यकाल खंड को डाकू राज्य की उपमा दी थी? तो भारतीय इतिहासकार के.एम. पानिकर ने डाकू राज्य की उपमा दी थी, जबकि पर्सिवल एस्पियर ने इसे खुली और बेशर्म लूट कहा था। राइट ऑप्शन बी होगा। भारत में 1853 में प्रथम तार लाइन कहाँ शुरू की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी, जिसका कार्यकाल 1848 से 1856 तक था, के काल में भारत में 1853 में प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा तक शुरू की गई थी। कलकत्ता से आगरा तक। राइट ऑप्शन ए होगा। इसके साथ ही 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेलगाड़ी बम्बई से ठाणे, लंबाई 34 किलोमीटर थी उस रेल लाइन की, तक चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही। 1857 की क्रांति के संबंध में द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक अशोक मेहता ने लिखा था। अशोक मेहता। राइट ऑप्शन सी होगा। एस.एन. सेन ने 1857 लिखा था, जबकि टी.आर. होम्स ने हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी लिखा था और जी.बी. मालसेन ने इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 लिखा था। साइमन कमीशन का विरोध करने पर किसने भारतीयों को सभी दलों द्वारा स्वीकार्य संवैधानिक मसविदा तैयार करने की चुनौती दी थी? तो भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को सभी दलों द्वारा स्वीकार्य संवैधानिक मसविदा तैयार करने की चुनौती दी थी, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार करते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय नेहरू समिति गठित की थी। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड बर्केनहेड के। विडो रीमैरिज एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया था?
तो महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। रानाडे ने विधवा विवाह को और अधिक प्रचारित करने के लिए विडो रीमैरिज एसोसिएशन का गठन किया था। उन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी एवं प्रार्थना समाज की भी स्थापना की थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, महादेव गोविंद रानाडे। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन के गठन का उद्देश्य क्या था? देशवासियों में देश प्रेम की भावना का प्रसार, ये गलत है। देशवासियों में देश प्रेम की भावना का प्रसार गलत है। सांस्कृतिक एवं सामाजिक सुधार, ये भी गलत है। अंग्रेजी शासन की समाप्ति, ये भी गलत है। कांग्रेस का विरोध करना उसका उद्देश्य था। सैयद अहमद खान ने 1858 में कांग्रेस के विरोध में बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का गठन किया था। राइट ऑप्शन डी होगा। सम्मति आयु अधिनियम 1891 ईस्वी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया था? तो समाज सुधारक बहराम जी मलबारी के प्रयास से लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल के दौरान 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम से 12 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों के विवाह को गैरकानूनी घोषित किया गया था इस अधिनियम में। तो सही ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा सी, लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में। सैडलर आयोग का संबंध मुख्यतः किससे है? तो भारत सरकार ने यानी ब्रिटिश एरा की भारत सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए 1917 में सर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में एक कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की थी। विश्वविद्यालय आयोग ने शिक्षा में सुधार हेतु कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। राइट ऑप्शन डी होगा, विश्वविद्यालय शिक्षा से। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1905 में उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। 1902 में बम्बई विधानसभा तथा बाद में इंपीरियल विधान परिषद का सदस्य भी चुने गए थे गोपाल कृष्ण गोखले। राइट ऑप्शन सी होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेवार जनरल डायर को किसने लंदन में मार डाला था? तो 1940 में जनरल डायर की हत्या लंदन में उधम सिंह ने की थी। मदन लाल ढींगरा ने 1909 में कर्जन वाइली की हत्या की थी। लक्ष्मण कन्हारे का संबंध जैक्सन हत्याकांड से था, जबकि सचिंद्र नाथ सान्याल का संबंध दिल्ली बम कांड से था। राइट ऑप्शन ए होगा, उधम सिंह ने। 1919 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन बी होगा। इसी दौरान महात्मा गांधी ने कहा था कि जब ब्रिटिश अपने वादे से मुकर गई है तो यह आवश्यक है कि हिंदू और मुसलमान सरकार का सहयोग करना बंद कर दे। खिलाफत आंदोलन के समय में महात्मा गांधी ने यह बात कही थी। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? तो 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा किया कि ब्रिटिश सरकार भारत के सांप्रदायिक एवं राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजेगी, और यह मिशन पहुंचा था भारत में 24 मार्च 1946 को। राइट ऑप्शन सी होगा। 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कौन से प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो कांग्रेस का 45वां अधिवेशन कराची में सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। इस सम्मेलन में मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव, आर्थिक नीति का प्रस्ताव तथा गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था। इसके अलावा अनिवार्य एवं प्रारंभिक शिक्षा पर प्रस्ताव पारित किया गया था। सो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, मोर देन वन। निम्नलिखित में से किसने भारत के विभाजन संबंधी बाल्कन प्लान का खाका तैयार किया था? तो 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ वार्ता के बाद तय किया गया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यवहारिक हो चुकी है। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसे बाल्कन प्लान का गुप्त नाम दिया गया था। सो राइट ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड माउंटबेटन ने। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1905 ईस्वी में चंपारण में रैयतों की शिकायत की जांच के लिए किसे नियुक्त किया था? WR गोरले को नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने चंपारण के पूर्व मजिस्ट्रेट WR गोरले को रैयतों की शिकायतों की जांच के लिए 1908 में नियुक्त किया गया। गोरले 20 दिसंबर 1908 को बेतिया पहुंचे और पूरी छानबीन के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंप दी। सो राइट ऑप्शन ए होगा।
बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन के आदर्शों से प्रभावित होकर बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में की गई थी। बिहार में राष्ट्रवाद के विकास में इस संगठन की प्रभावी भूमिका रही। राइट ऑप्शन सी होगा 1906 में। देवघर जिले के रोहिणी नामक ग्राम स्थित देसी स्थल सेना के किस रेजिमेंट ने विद्रोह किया था? तो देवघर जिले के रोहिणी नामक ग्राम में स्थित देसी स्थल सेना की 32वीं रेजिमेंट ने विद्रोह किया था। विद्रोह के पश्चात इस रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से हटाकर बिहार के भागलपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। सो राइट ऑप्शन बी होगा 32वीं रेजिमेंट। पटना लगान परिषद यानी बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार में 1770 में भीषण अकाल पड़ा था। इसी वर्ष पटना लगान परिषद का गठन किया गया था तथा सर्वप्रथम जेम्स अलेक्जेंडर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। जेम्स अलेक्जेंडर राइट ऑप्शन सी होगा। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। यहाँ के गवर्नर कालवी ने पूरी कोशिश की कि यह सम्मेलन इलाहाबाद में न हो पाए, परंतु इस समय दरभंगा महाराज ने इलाहाबाद में लोथर काउंसिल खरीदकर कांग्रेस को दे दिया था। राइट ऑप्शन बी होगा, दरभंगा के राजा ने। किस मध्यकालीन शासक ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा इस नगर को पुनः बिहार की राजधानी बनाया था? तो अब्दुल्लाह द्वारा रचित तारीख़े दाऊदी के अनुसार शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था तथा इस नगर को पुनः बिहार की राजधानी बनाया था। राइट ऑप्शन बी होगा, शेर शाह ने। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है, परंतु मात्र 4 वर्षों में इस नव स्थापित तुर्की राज्य को स्थायित्व प्रदान करने का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं कर सका था। इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 तक भारत शासन कर इस साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान किया था, इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा, इल्तुतमिश। विजयनगर साम्राज्य में 58वें अस्थवन या अथवन विभाग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? राजस्व विभाग से था। राइट ऑप्शन बी होगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसे समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा था? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में विजयनगर के तत्कालीन शासक कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है। राइट ऑप्शन डी होगा, कृष्णदेव राय को। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खां, जबकि महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम खां के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा, हकीम खां। ऐहोल अभिलेख संबंध किस शासक से है? तो ऐहोल अभिलेख का संबंध चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से है। इसमें पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन के बीच युद्ध का वर्णन भी मिलता है। राइट ऑप्शन सी होगा, पुलकेशिन द्वितीय। हड़प्पा सभ्यता को किस युग के अंतर्गत रखा जाता है? आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता में लेखन कला का ज्ञान तो था, परंतु इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। सो राइट ऑप्शन ए होगा, आद्य ऐतिहासिक युग। ऋग्वेद में नदीत्मा, देवीत्मा एवं मातेत्मा नाम से किस नदी को संबोधित किया गया है? तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीत्मा, देवीत्मा एवं मातेत्मा कहकर संबोधित किया गया है। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी, जबकि सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। सो राइट ऑप्शन सी होगा, सरस्वती नदी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगीर में किया गया था। राइट ऑप्शन डी होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इधर महाजनपद है, इधर उसकी राजधानी है। चेदी की राजधानी सुक्तिमती थी, ये सही है। अस्मक की राजधानी पोटली थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मगध की राजधानी गिरिब्रज थी। तो सभी सही सुमेलित है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? तो लकड़ी से बना था। राइट ऑप्शन ए होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कौशाम्बी में घोषितराम मठ है। घोषितराम मठ है, ए का 2 हो जाएगा। और कुशीनगर में रानाभर स्तूप है, तो बी का 3 हो जाएगा। सारनाथ में धमेख स्तूप है, तो सी का 1 हो जाएगा। श्रावस्ती में सहेत महत है, तो डी का 4 हो जाएगा इसमें से। तो 2314 राइट ऑप्शन सी होगा। इनमें से कौन कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? तो नागार्जुन थे, अश्वघोष भी थे, चरक थे, पतंजलि नहीं थे। पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे। राइट ऑप्शन बी होगा। परम भागवत की उपाधि सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। राइट ऑप्शन बी होगा। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के दौरान सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए कौन सा नगर सबसे प्रसिद्ध था? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। उनके अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मथुरा। तो फ्रेंड्स, ये रहे हिंदी मीडियम के हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।